नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हैं। इन्होंने ये पाठ भी एक व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखा है और इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई और बाद में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया, लेकिन बार बार स्थानांतरण से परेशान हो गए थे, तो अध्यापन कार्य छोड़कर वो लेखन कार्य करने लगे। जबलपुर में वो जाकर रहने लगे थे और काफ़ी वर्षों तक उन्होंने वसुधा नामक पत्रिका निकालते रहे वो, लेकिन आर्थिक कठिनाइयाँ थी जिसकी वजह से उनको ये पत्रिका बंद करनी पड़ी थी। और 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी ने इनकी पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर पर इनको सम्मानित भी किया था और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने इन्हें 21,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया था और जिसे वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वयं इनके घर जबलपुर आकर दिया था। और इसके अलावा परसाई जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान भी रहे हैं और हिंदी व्यंग्य लेखन को सम्मानित स्थान दिलाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सन 1995 में इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, परसाई जी का जो व्यंग्य है हिंदी साहित्य में अनूठा माना जाता है और इनकी जो पत्रिका है सारिका सुप्रसिद्ध पत्रिका है, इसमें इनका स्तंभ तुलसीदास चंदन घिसे अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इन सामाजिक विकृतियों को इन्होंने सदा ही अपने पैने व्यंग्य का विषय बनाया। इनकी प्रमुख रचनाओं में है कुछ कहानियाँ जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी कहे कुम्हार से, और इसके अलावा उपन्यासों में है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। इन्होंने कुछ निबंध संग्रह भी लिखे हैं जैसे तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर और निठल्ले की डायरी। परसाई जी है, उनकी भाषा अत्यंत सहज है और व्यवहारिक है, लेकिन इनका जो व्यंग्य बाण है, इन्होंने व्यंग्य शैली में जो लिखते हैं वो बहुत तीखे हैं। जब हम इनका जो व्यंग्यपूर्ण ये पाठ पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उपहास के द्वारा या हंसी मजाक के द्वारा उन्होंने किस प्रकार गहरी बातें कहने की कोशिश की है। इन्होंने मुहावरे के प्रयोग किए हैं और इसके अलावा इनकी जो शैली है, कथन शैली है, जो लेखन शैली है, उसमें हमें चित्रात्मकता भी देखने को मिलेगी और उन्होंने बड़ी ही सहज भाषा में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से व्यंग्यपूर्ण शैली से बहुत गहरी बातें इसमें कह दी हैं कि इन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह लोग आज दिखावे की संस्कृति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कोई सच्चाई के साथ, सादगी के साथ नहीं रहता, केवल दिखावा ही इस समाज के अंदर हो चुका है। तो इन्होंने इस पाठ में प्रेमचंद की जो सादगी है उसका वर्णन किया है और उनकी सादगी का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। तो हरिशंकर परसाई जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर भाषा में ये व्यंग्यपूर्ण पाठ लिखा है और इन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। यानी कि आज के लोग जो है केवल दिखावे में ही विश्वास रखते हैं, इस प्रकार का जो लेखक ने है वो बताने की कोशिश की है इस पाठ के द्वारा। प्रेमचंद के फटे जूतों के माध्यम से कि प्रेमचंद ने
फ़ोटो में फटे हुए जूते डाल रखे हैं, तो उनके फटे हुए जूते के माध्यम से उन्होंने बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में, व्यंग्यपूर्ण भाषा में आज की दिखावे की जो संस्कृति है उस पर व्यंग्य किया है। दिखावे की जो संस्कृति है, जो अवसरवादिता है, उस पर व्यंग्य किया है। तो हम इसका आज सारांश करेंगे। जो लेखक है वो प्रेमचंद जी का एक चित्र देखते हुए ये बताता है कि उन्होंने मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी हुई है, कनपटी पिचकी हुई और गालों की हड्डियां उभरी हुई है, परंतु घनी मूंछों से चेहरा भरा सा लगता है। पैरों में कैनवस के जूते हैं। कैनवस एक मोटा कपड़ा होता है, उससे बने हुए जूते हैं, जिनमें एक जूता आगे से फटा हुआ है, छेद से अंगुली बाहर निकली हुई थी। तो लेखक सोचता है कि फोटो के लिए अगर ऐसी पोशाक है, पोशाक यानी कि कपड़े, तो पहनते कैसे होंगे। लेकिन वे वास्तव में जैसे हैं वैसे ही फोटो में हैं। यानी कि अपनी लेखन शैली के द्वारा उन्होंने प्रेमचंद के जो फ़ोटो है उसके बारे में बताया है कि प्रेमचंद जी ने कैसे फ़ोटो खिंचाई और अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उसमें वो अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश की है इसके द्वारा। और वो सोचते हैं कि जब ये फ़ोटो के अंदर इस तरह के कपड़े, इस तरह के फटे हुए जूते पहनते हैं, तो वास्तव में वो कैसे पहनते होंगे। ये बात लेखक के दिमाग में चल रही है और जो जूते में से उंगली उनकी बाहर दिखाई दे रही है प्रेमचंद जी की, तो लेखक सोचता है कि वास्तव में वो जैसे है वैसे ही फ़ोटो में है। यानी कि प्रेमचंद जी है वो बड़े सादगी से जीने वाले व्यक्तित्व थे और वो हमेशा ही दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। वो जैसे थे वैसे रहने में ही विश्वास रखते थे। तो वे प्रेमचंद के चेहरे को देखते हैं और चेहरे को देखकर उनसे पूछते हैं कि उन्हें अपने फटे जूते का पता है, क्या उन्हें लज्जा या संकोच नहीं आता। लेकिन उनके चेहरे पर बेपरवाही और विश्वास है। फोटो खींचते समय जब उन्हें तैयार होने के लिए कहा गया होगा तो उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया होगा, किंतु अभी मुस्कान आ ही रही थी कि फोटो खींच दी गई। उनकी इस अधूरी मुस्कान से उपहास और व्यंग्य झलकता है। यानी कि लेखक इसमें बता रहे हैं कि वो पूछने की कोशिश करते हैं कि आप इतने बड़े साहित्यकार हैं, साहित्यिक पुरखे हैं, और आपके पास क्या फ़ोटो खिंचाने के लिए कोई पोशाक ही नहीं है, पहनने के लिए जूते ही नहीं थे। तो इस तरह की पोशाक और इस तरह के जूते पहनते हुए इतने बड़े साहित्यकार को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, संकोच नहीं हुआ, लज्जा नहीं आई। लेकिन वो जब देखते हैं कि फ़ोटो में तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। एक विश्वास झलक रहा है उनके चेहरे पर और उनको ऐसा लगा जो उनकी जो मुस्कुराहट है, शायद फोटोग्राफर ने उनको कहा होगा कि आप मुस्कुराइए फ़ोटो में, तो वो मुस्कुराने की जैसे ही कोशिश कर रहे थे तो वो अधूरी मुस्कान पर ही फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच दी होगी। और जो उनकी अधूरी मुस्कान है उसमें एक व्यंग्य झलकता हुआ लेखक को नज़र आ रहा है। तो लेखक उनसे फिर से फ़ोटो को देखकर पूछने की कोशिश करते हैं, कहते हैं फ़ोटो ही खिंचानी थी तो जूते तो अच्छे पहन लेते, शायद पत्नी ने फ़ोटो खिंचाने के लिए कहा होगा। लेखक उनकी फ़ोटो के माध्यम से उनके दुख को अनुभव करके रोना चाहता है, लेकिन उनकी आंखों का दर्द उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। यानी कि उनकी व्यंग्य भरी मुस्कान के पीछे लेखक को एक दुख, एक दर्द, इस तरह का कुछ लेखक वो देखकर वो खुद भी उस दुख को, दर्द को महसूस करते हैं, रोने की कोशिश करते हैं, रोना चाहते हैं लेकिन वो रो नहीं पाते और वे
सोचते हैं कि आज का जो समाज है, आज के जो लोग हैं वो कितने दिखावा पसंद हो गए हैं, कितने अवसरवादी हो गए हैं। लेकिन प्रेमचंद है वो ऐसे नहीं थे। ये वो कहते हैं लेखक कि यदि वे फ़ोटो का महत्व समझते तो जूते मांग लेते। लोग तो कोट और कार तक मांग ले जाते हैं। यानी कि वो बताते हैं कि अगर वो फ़ोटो का महत्व, यानी कि लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, मांगी हुई चीज़ें में फ़ोटो खिंचाते हैं। तो कोई कपड़े किसी और से ही लेकर खिंचा सकते थे। तो लेखक व्यंग्य करते हुए कहता है कि लोग तो इत्र लगाकर खुशबूदार फ़ोटो खिंचवाते हैं। यानी कि लोग तो फ़ोटो खिंचाने के लिए इत्र लगाते हैं ताकि फ़ोटो में से भी खुशबू आए। लेखक इसमें भी हंसी मजाक में व्यंग्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि सिर की चीज़ सस्ती है जबकि पैरों की चीज़ उससे कहीं अधिक महंगी है। यानी कि सिर पर क्या पहना जाता है? सिर पर टोपी पहनी जाती है। तो लेखक वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर हैं। यानी लेखक यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए जूता खरीदना आसान नहीं होता, लेकिन एक जूते की कीमत में बहुत सी टोपियाँ खरीदी जा सकती है। तो टोपी तो नई पहनी जा सकती है पर जूता नया नहीं लिया जा सकता। तो वो कहने की कोशिश करते हैं कि आज के लोग दिखावा पसंद ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि टोपी सस्ती हो गई है जबकि पैरों की चीज़ अधिक महंगी हो गई है। प्रेमचंद पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा। उनकी विडंबना लेखक को दुख पहुंचा रही है कि उनका ये जो विडंबना है वो हंसी उड़ाना लेखक को दुख पहुंचा रहा है। तो एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक का जूता फटा हुआ देखकर उन्हें चुभन होती थी। यानी कि यहाँ पर प्रेमचंद के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया है लेखक ने कि वो उपन्यास सम्राट है, युग प्रवर्तक है, महान कथाकार हैं, लेकिन फिर भी फ़ोटो में उन्होंने ढंग के कपड़े नहीं पहने, जूते फटे हुए हैं। ये देखकर उनको बहुत चुभन होती है, बहुत दुख होता है। लेखक कहता है कि उनका स्वयं का जूता ऊपर से न फटकर नीचे से फटा हुआ है, लेकिन पैर के जख्मी होने पर भी उंगली दिखाई नहीं देती। लेखक जैसे लोग वास्तविकता को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी को अपनाने वाला है। तो इसमें लेखक कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि वो कहते हैं ना कि मेरा जूता तो घिस गया है लेकिन उसमें से मेरी उंगली बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम्हारे जूते में से तो तुम्हारी उंगली दिखाई दे रही है। यानी कि आपको भी ये पता होगा कि जब जूता घिस जाता है तो नीचे से चोट लगने का डर रहता है, उससे पैर जख्मी हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर से जूता फटा है, उंगली दिखाई दे रही है, तो पैर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसके द्वारा लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि आज के युग में सभी अपनी कमियों को, कमजोरियों और बुराइयों को छिपा कर रखते हैं, इसलिए सभी पर्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो प्रेमचंद थे वो दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए वे पर्दे का महत्व नहीं समझते थे। इसलिए वो आज के आडंबर प्रिय लोगों की जो बाहरी दिखावा है उसके लिए वो पर्दे की जो प्रथा है उस पर न्योछावर हो रहे हैं। यानी कि वो कहने की कोशिश करते हैं कि जो लेखक है, लेखक जैसे और लोग भी है, वो वास्तविकता को दिखावे से ढक लेते हैं, यानी सच्चाई छुपाते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व है वो सच्चाई और सादगी को अपनाने वाला है कि वो जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। यहाँ लेखक प्रेमचंद जी के विषय में बातें करते हुए कहते हैं कि वे बड़े शान से फटे जूते पहने हुए हैं, जबकि लेखक ऐसे जूते कभी भी नहीं पहन सकता, क्योंकि लेखक भी तो आज के समाज से जुड़ा हुआ है।
तो लेखक को भी लगता है कि आज का समाज है वो दिखावे का समाज है। लेखक उनकी व्यंग्य मुस्कान का अभिप्राय पूछता है कि लेखक पूछता है कि आप इस तस्वीर में जो अधूरी मुस्कान लिए हुए हैं उसके पीछे क्या व्यंग्य छुपा हुआ है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए वो प्रेमचंद के जो साहित्य के बहुत से ऐसे पात्र हैं, उनके रचनाओं के कैरेक्टर है ऐसे, उनका सहारा लेकर उनसे प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। और लेखक जूते के फटने का कारण भी जानना चाहता है कि कैसे फटे आपके जूते। तो अनुमान वो लगा लेता है कि शायद ज़्यादा चलने से उनका जूता फटा हुआ होगा, लेकिन वो कहते हैं कि ज़्यादा चलने से तो जूता फटता नहीं, घिसता है, ऊपर से फटता नहीं। अब लेखक ने बताया है कि भक्ति काल के एक कवि कुंभन दास है, उनका जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया। वे कहते हैं कि आने जाने में जूते घिस गए, जिस कारण भगवान का नाम भी लेना भूल गया। आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। इसमें लेखक कह रहे हैं इसका मतलब यही होता है कि आने जाने में जूते घिस गए, जिसके कारण मैं तो भगवान का नाम लेना भी भूल गया। उन्होंने बुलाकर कुछ देने वालों के विषय में यह कहा है कि जिनको देखने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं उन्हीं को सिर झुकाकर नमस्कार भी करना पड़ता है। यानी कि जिनको ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, दिखावा करने वाले हैं, उनको ऐसे लोग हैं जिसके आगे सिर झुकाना पड़ता है जबकि वो इस लायक नहीं होते। तो कवि ये लेखक यही कह रहा है कि ये जिनको देखने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं उन्हीं को सिर झुकाकर नमस्कार भी करना पड़ता है। लेखक बार बार इसी प्रश्न पर विचार करता है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की बजाय फट कैसे गया है। अब लेखक क्या कहना चाहता है कि उन्होंने शायद वो किया होगा कि वो अपने पैर से ठोकर मार रहे होंगे पत्थर को, यानी कि पत्थर समाज की जो व्याप्त कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको ठोकर मारने का उन्होंने प्रयास किया होगा। रास्ते की जो अड़चने हैं उनको उन्होंने जूते की ठोकर से हटाना चाहा होगा, इसीलिए शायद उनका जूता फट गया होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि उनसे तो वो बचकर भी जा सकते थे, यानी कि परिस्थितियों से वो समझौता भी कर सकते थे। सभी नदियां पहाड़ नहीं फोड़ सकती, कुछ अपना रास्ता बदलकर भी बह जाती हैं, उन्हें भी ऐसा करना चाहिए था। लेकिन प्रेमचंद जी अपने जीवन आदर्शों के कारण समझौता नहीं कर सके। वे भी अपने पात्रों की तरह नियमों का पालन करने वाले थे, उनके नियम कभी भी उनके बंधन नहीं बने। लेखक यह अनुमान लगाता है कि वे जिसे घृणित समझते हैं उसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हैं। यानी लेखक बताने की कोशिश कर रहा है जैसे समाज के लोग, समाज में व्याप्त जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनसे बचकर निकल जाते हैं, वो सुधारने की कोशिश नहीं करते उनको, कि वो सोचते हैं कि इनसे बचकर, यानी कि समाज में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ परिस्थितियां हैं, उससे समझौता कर लेते हैं लोग। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे, वो समाज में व्याप्त कुरीतियों को ठोकर मारने का प्रयास करते हैं और जो भी बीच में अड़चने आती हैं उनको वो हटाना चाहते होंगे, इसलिए शायद उनका जूता फट गया होगा। तो लेखक ने उनके फटे जूते के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज के युग में जो लोग हैं वो अवसरवादी हो गए हैं, काम पड़ता है, स्वार्थी हो गए हैं, तो वो किसी की मदद करना या समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनके लिए आवाज़ उठाना वो सही नहीं समझते, वो बचकर निकल जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे, प्रेमचंद जी उनसे अलग थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। यानी कि प्रेमचंद जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, और वे जिसे पसंद करते थे उसकी खुली आलोचना भी करते थे। और
लेखक ने इसलिए कहा है कि जिसे प्रेमचंद घृणा करते थे उसकी ओर हाथ की नहीं पैर की उंगली से संकेत करते थे। कहते हैं ना, किसी चीज़ को गलत समझते तो उंगली दिखाते हैं इस तरह से, तो वो शायद अपनी पैर की उंगली से इशारा कर रहे थे। और इसमें आगे लेखक बता रहे हैं कि वह समझ गया है कि प्रेमचंद जी समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबरपूर्ण व्यवहार को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वे अवसरवादी और स्वार्थपरक लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं जो वास्तविकता को छिपाते हैं, संघर्षों से बचकर निकलते हैं, उन पर वो हंस रहे हैं। शायद प्रेमचंद जी का कहना था कि मैं यथार्थ का सामना करते हुए आगे बढ़ा, यानी सच्चाई का सामना करते हुए मैं आगे बढ़ा, दुख झेले, तकलीफ़ें झेली, किंतु अपने अस्तित्व को बनाए रखा, यानी परिस्थितियों से मैंने कभी समझौता नहीं किया। शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि लेखक जैसे और लोग हैं, वो वास्तविकता को छिपाने के लिए अपने अस्तित्व, अपने मान सम्मान को नष्ट करते जा रहे हैं, केवल दिखावे और अवसरवादिता में विश्वास रखते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में वे कैसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अंत में लेखक यही कहता है कि वे उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को भली भांति समझ गए हैं। तो आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आया होगा कि किस प्रकार प्रेमचंद जी के फटे जूतों के माध्यम से लेखक ने आज के जो समाज के लोग हैं उन पर दिखावे की जो प्रवृत्ति है, अवसरवादिता है, उस पर कटाक्ष किया है, उस पर व्यंग्य किया है। बहुत ही सुंदर शब्दों में इसमें लेखक ने स्पष्ट किया है। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। आप अपनी किताब से भी अच्छी प्रकार से इसको पढ़ लीजिए और इस वीडियो को भी अच्छी प्रकार से सुनिए ताकि आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आए। धन्यवाद।